और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा है। 2100 करोड़ की परियोजनाओं की आज सौगात देंगे। दोपहर 12 बजे के बाद वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करखियाओं में अमूल प्लांट का आज शिलान्यास करेंगे। दुग्ध क्रांति रखी जाएगी आधारशिला। बता दें कि कुल 27 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने जा रहे हैं। और 10 दिनों के अंदर काशी के दूसरे दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो काशी में फिर से मोदी आ रहे हैं। मिशन पूर्वांचल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 30 दिन 7 दौरे, पूर्वांचल पर पूरी नजर। तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं और यूपी की जनता की झोली सौगातों से लगातार भर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिनों के भीतर दूसरे दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी वाराणसी के पिंडरा विधानसभा के करखिया गांव में जनसभा के दौरान लगभग 2100 करोड़ की 27 परियोजनाएं ऐसी हैं जो जनता को आज वो सौंपेंगे। इसमें 5 का शिलान्यास तो 22 का लोकार्पण करेंगे। और 13 दिसंबर को अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज पीएम मोदी ने लगभग 800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार विश्वनाथ धाम की सौगात शिव भक्तों को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दी थी। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद दिव्य शक्ति भव्य काशी अभियान को गति देने की कवायद पीएम मोदी ने शुरू कर दी है। बता दें कि पीएम मोदी महत्वाकांक्षी और दुग्ध क्रांति की 475 करोड़ की लागत वाली काशी संकुल परियोजना यानी अमूल प्लांट की भी नींव रखेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिनव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, जिस तरीके से लगातार 30 दिन में फिर से पहुंचे हैं, कई सौगातों की सौगात दी जा रही है। आज की अगर बात करें तो आज का दौरा कितना खास उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी और खुद वाराणसियों के हिसाब से भी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण निदा ये है कि पूर्वांचल के दौरे पर प्रधानमंत्री का ये दूसरा दौरा है और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है। वाराणसी में अगर आते हैं तो माना जाता है कि पूर्वांचल का दौरा है और पूर्वांचल की ये राजधानी बताई जाती है कि वाराणसी जो है वो पूर्वांचल की राजधानी है। 10 दिन के भीतर ये दूसरी बड़ी योजना का जो है प्रधानमंत्री बाकायदे शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके पहले 800 करोड़ रुपए से बाकायदे जो विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका बाकायदे उन्होंने लोकार्पण किया। आज वो बाकायदे लगभग 2100 करोड़ रुपए की यहाँ पर आधारशिला लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। यहाँ पर बहुत सी परियोजनाएं हैं जिसका है लगभग 27 परियोजनाएं हैं जिसका यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो शिलान्यास भी करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें अमूल दूध डेयरी है जिसका कि जो प्लांट है उसका बाकायदे यहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा। भूमि पूजन के साथ साथ वहां पर नींव रखी जाएगी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि पूर्वांचल में दूध का बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ऐसे में जो पूर्वांचल के जो आसपास के जो जिले हैं जिसमें कि जौनपुर हो गया, भदोई हो गया, इसके अलावा गाजीपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कि दूध का बहुत बड़ा कोई ऐसा प्लांट नहीं था और दूध की जो खपत थी वो बाकायदे वेस्ट। तो इससे जो दूध के जो किसान है, जो डेयरी वाले से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उन लोगों को काफी इसमें मुश्किल का सामना करना पड़ता था और उन लोगों का दूध जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता था। ऐसी सूरत में दूध का ये अमूल डेयरी का बहुत बड़ा प्रोडक्ट। आसपास के इलाकों को भी इसका फायदा होगा क्या अभिनव? 1,90,000 लोगों का लगभग इसमें जो है सीधा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस परियोजना के शुरू हो जाने से के बाद से। इसके साथ ही मैं बता दूं कि पंडित मदन मोहन मालवीय जो यहाँ पर कैंसर इंस्टीट्यूट है वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों के बाकायदे हॉस्टल का के लिए जो है वहां पर उसका बाकायदे लोकार्पण किया जाएगा जो बनकर तैयार है। इसके अलावा जो वहां पर एक आश्रम बनाया गया है, एक धर्मशाला बनाया गया है, उस धर्मशाला में जो भी लोग जो कैंसर से पीड़ित जो भी आते हैं, जो लोग उनके जो घर के परिजन हैं, जो ईमानदार हैं, उन लोगों के ठहरने की बाकायदे व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा भदोही राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पर 8 लेन लगभग 11 किलोमीटर का है जिसको कि चौड़ीकरण करने का है। 7 ऐसे चौराहे हैं जिसका कि सौंदर्यीकरण है और साथ में वहां पर डेवलपमेंट है। इसके अलावा बनारस के अंदर 3 ऐसी सड़कें हैं जिसका कि बाकायदे उसका लोकार्पण भी आज किया जाएगा। उन सड़कों का जो कि बनकर पूरी तरह से तैयार है। तो कुल मिला के इसी तरह से जो है, लेकिन सबसे बड़ी एक जनसभा को भी संबोधित है। अगर हम बात करें वीआईपी लोगों में से या फिर गणमान्य लोगों में से, और कौन कौन पहुंचेगा वहां पर?
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। इसके अलावा अमूल डेयरी के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पर जो है गुजरात से, वो यहाँ पर उस समय मौजूद होंगे। स्थानीय जो मंत्री हैं मुकुंद बिहारी को देखा जाए, इसके अलावा अनिल राजभर हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य होंगे। साथ ही बहुत से ऐसे जो स्थानीय जो विधायक मेयर होंगी, और साथ ही इसके अलावा जो स्थानीय विधायक और आसपास से जो गाजीपुर से लेकर आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर के जो स्थानीय जो विधायक हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद होंगे। लगभग 1 लाख से ज्यादा की जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1.5 लाख लोग हैं, जिसके की रैली को भी बाकायदे प्रधानमंत्री जो है वो संबोधित करेंगे। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए और आपसे लगातार अपडेट इस दौरे को लेकर हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे। पश्चिम यूपी में एक बार फिर एसपी आरएलडी का शक्ति प्रदर्शन जो है वो आज देखने को मिलेगा, क्योंकि अलीगढ़ में अखिलेश और जयंत जो है वो साझा रैली करने वाले हैं। तो अलीगढ़ में अखिलेश और जयंत जो है वो आज साझा रैली करेंगे। तो बता दें आपको कि पश्चिम यूपी में एक बार फिर से एसपी और आरएलडी का शक्ति प्रदर्शन जो है वो देखा जाएगा। आपको बता दें कि जब से दोनों ने गठबंधन की बात कही है कि अब अखिलेश और आरएलडी जो है वो लड़कर चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में इस गठबंधन से बहुत ज्यादा उम्मीदें जो है वो जताई जा रही हैं, क्योंकि पश्चिम यूपी में जिस तरीके से दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं, लगातार शक्ति प्रदर्शन जो है दोनों को देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जब उनकी साझा रैली हुई थी तो एक बड़ा हुजूम जो था लोगों का उमड़ा था, और आज एक बार फिर से एसपी और आरएलडी जिस तरीके से अलीगढ़ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, देखना होगा कितनी भीड़ जुटेगी। और ये भीड़ जो इस गठबंधन के साथ जुड़ रही है, अखिलेश और जयंत के साथ जुड़ रही है, क्या ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। देश में कोरोना के हालात को लेकर समीक्षा की जाएगी। ओमिक्रॉन के खतरे ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। तो ओमिक्रॉन पर पीएम मोदी की ये समीक्षा बैठक और इसके खतरे ने सरकार की चिंता लगातार बढ़ा दी है। राज्य सरकार को अलर्ट जो है वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक में राज्य सरकारों के शामिल होने को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 213 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 90 लोग ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। ये मामले 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के केस बढ़ने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्य सरकारों को अलर्ट जारी कर दिया और निगरानी बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे कदम उठाने को कहा गया है। मौजूदा वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम से कम 3 गुना ज्यादा संक्रामक है। उन्होंने राज्यों से जिला स्तर पर निगरानी बढ़ाने, टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लखवीर और नमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे। सबसे पहले नमित, आपका रुख करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो समीक्षा बैठक बुलाई गई है, क्या उम्मीद की जाए कि कोई गाइडलाइंस भी उसके बाद जारी की जा सकती है? जिस तरह से पूरे देश के अंदर ओमिक्रॉन का जो आंकड़ा है वो अब 200 को पार कर गया, और राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हैं। 57 ये आंकड़ा पहुंच चुका, और इसी को लेते हुए सरकार जो है वो गंभीर है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए न केवल आज केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार ने एक बैठक बुलाई है, पीएम नरेंद्र मोदी ने, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 11 बजे एक समीक्षा बैठक बुलाई है। उसमें ये चर्चा की जाएगी कि आखिर अब तक जो सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं उसमें कितनी सक्रियता दिखाई दे रही है, और आने वाले समय में, क्योंकि क्रिसमस है, न्यू ईयर है, ऐसे में ओमिक्रॉन का खतरा ज्यादा ना बढ़े, इसको लेकर क्या कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की जा सकती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। क्योंकि निरा केवल ओमिक्रॉन की बात नहीं है, पिछले अगर हम 15 से 20 दिन की बात करें तो कोरोना के केसेस में जिस तरीके से रफ्तार बढ़ी है वो भी सरकार का चिंता जो है वो बढ़ा रही है। पिछले 10 दिनों की बात करें तो 13 दिसंबर को जहां 30 से 40 केस दिल्ली के अंदर दर्ज किए जा रहे थे, फिलहाल मौजूदा समय की बात करें तो 22 दिसंबर के बाद से लगातार जो है 100 से ऊपर केसेस जो है वो दिल्ली के अंदर दर्ज किए जा रहे हैं। 13 दिसंबर की बात करें तो दिल्ली के अंदर महज 393 केसेस थे कोरोना के, एक्टिव केसेस। मौजूदा समय की बात करें तो 624 एक्टिव केसेस कोरोना के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 60% इजाफा जो है वो कोरोना के केसेस में हुआ है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात करें, हालांकि दिल्ली के अंदर 5 ऐसे डेडिकेटेड सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन यहां पर अब जो सरकार है वो कड़े कदम उठाएगी। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी की जो आज बैठक होने वाली है उसमें राज्यों के मुख्यमंत्री तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम जो बड़े आला अधिकारी हैं
वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जाहिर तौर पर तमाम जो राज्य हैं उनको निर्देश दिया जाएगा कि नाइट कर्फ्यू, अगर आपके इलाके में लगता है कि नाइट कर्फ्यू लगना चाहिए तो आपको लगाने की जरूरत है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। लखबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखबीर, जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर हम बात करें तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 213 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे, 90 लोग ठीक भी हुए, लेकिन दिल्ली का आंकड़ा भी हर दिन डरा रहा है। ऐसे में आज जो अरविंद केजरीवाल की अहम बैठक होने जा रही है, उससे क्या उम्मीद लगाएं? क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश जो है वो सरकार की तरफ से दिए जा सकते हैं? लेकिन इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आवश्यक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अचानक से रफ्तार को ओमिक्रॉन के मामलों ने पकड़ी है। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी में कोई किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हो जाए, किस प्रकार से जो अपनी अतिरिक्त व्यवस्थाएं उनको सुदृढ़ किया जाए और मजबूत किया जाए, इसको लेकर कुछ दिन पहले भी अरविंद केजरीवाल ने एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि ओमिक्रॉन के खतरे को बढ़ने से पहले किस प्रकार की तैयारियां की जाए। और ऐसे में आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद भी बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि किस प्रकार से वो रूम को सक्रिय किया जाए, क्या क्या एहतियातन कदम उठाए जाए। और कल ही दिल्ली सरकार ने डीएम्स को, डीसीपीज को सख्त आदेश दिए हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान किसी प्रकार का कल्चरल इवेंट का आयोजन नहीं होगा, इसको सुनिश्चित करना होगा। ऐसे में सख्तियां और पाबंदियां भी लगना शुरू हो गई है क्योंकि स्वाभाविक है कि अगर ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच में आमजन घरों से बाहर निकलेंगे तो खतरा ज्यादा अधिक बढ़ेगा। और ये जिस प्रकार से ये वेरिएंट अभी तक के वेरिएंट में सबसे ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है, खतरनाक माना जा रहा है, तो किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो जाए, ये अपनी रफ्तार ना पकड़ ले। क्योंकि ब्रिटेन में जिस प्रकार से हमने देखा कि प्रतिदिन 90,000 से अधिक मामले आ रहे हैं, अगर भारत में ये ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है ये पीक पर होगा तो जनसंख्या और आबादी की तुलना से देखें तो एक दिन में 14 लाख के करीब मरीज आ सकते हैं। उसी से इस वेरिएंट की भयावहता को समझा जा सकता है। तो स्वाभाविक है तमाम जो सरकारें हैं वो अब अलर्ट मोड पर आ गई हैं क्योंकि जिस प्रकार से संक्रामक ये वेरिएंट है और जिस प्रकार से कहर बरपा लिया है, ऐसे में स्वाभाविक है कि तमाम सरकारें आवश्यक दिशा निर्देश उठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल ठीक है। लग भी लगातार हमारे साथ बने हुए, नमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नमित, जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को अलर्ट जारी किया जा रहा है कि निगरानी आप बढ़ाइए, जरूरत पड़ती है तो नाइट कर्फ्यू लगाने जैसे कदम भी आप उठाने के लिए कहा गया है, लेकिन हैरानी तब होती है कि आप ऐसे वक्त में तमाम रैलियां कर रहे हैं, लोगों की भीड़ जुटा रहे हैं, तो क्या सिर्फ आम लोगों के लिए सारी पाबंदियां हैं? रैलियों से जो भीड़ इकट्ठा हो रही है ऐसे माहौल में वो कितना असर डालेगी या फिर वो कितना मामलों में इजाफा करेगी? उन पर पाबंदी नहीं लगता कि सबसे पहले लगानी चाहिए? देखिए बिल्कुल निदा, जिन राज्यों के अंदर चुनाव नहीं है वहां की पब्लिक भी लगातार यही सवाल उठा रही है। और आज की जो पीएम नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग है उसमें इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं वहां पर क्या कोई रैलियों का क्राइटेरिया जो है वो बनाया जाएगा। क्योंकि एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है कि बड़ी बड़ी रैलियां जो है वो नहीं हो सकती हैं, उन पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन जहां जहां चुनाव है आप देख रहे हैं, यूपी की बात करें या फिर उत्तराखंड की बात करें, वहां पर भारी संख्या जो है वो रैलियों में दिखाई दे रही है। तो क्या सरकार वहां पर क्या क्राइटेरिया तय करेगी भीड़ को लेकर, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि जिन लोगों को डबल डोज लग चुकी है निदा, कई केसेस महाराष्ट्र के अंदर ऐसे देखने को मिले कि उनको भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपनी चपेट में ले लिया है। तो जाहिर तौर पर अब जो बूस्टर डोज की मांग है वो भी अब तेज हो गई, क्योंकि पिछले 4 महीनों की बात करें तो सरकार ने बूस्टर डोज पर कोई काम नहीं किया है। कई देश ऐसे हैं जहां पर बूस्टर डोज जो है वो दिए गए हैं। तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी पिछले 2 दिन पहले जो डीडीएमए की बैठक की गई थी उसमें सवाल उठाया गया था कि हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज की अनुमति केंद्र सरकार से मांगी थी, लेकिन अभी तक बूस्टर डोज की अनुमति जो है वो सरकार ने नहीं दी है, कोई अता पता बूस्टर डोज का नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस मीटिंग के अंदर जो है बूस्टर डोज पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नमित और लखबीर, आप दोनों नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो आई है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना विस्फोट। आपको बता दें कि स्कूल के 23 छात्र जो है वो कोरोना संक्रमित मिले हैं। बिलासपुर के सरकारी स्कूल है ये, जहां पर ये मामले सामने आए। सभी छात्रों को फिलहाल 14 दिनों के लिए होम आइसोलेट कर दिया गया है। तो हिमाचल में 24 स्कूली बच्चों सहित 62 नए मामले जो है अब वो सामने आ चुके हैं। तो बिलासपुर का इस सरकारी स्कूल जिनमें छात्र संक्रमित पाए गए हैं, सभी छात्रों को फिलहाल 14 दिनों के लिए होम आइसोलेट जो है वो कर दिया गया है। तो हिमाचल से अहम खबर, जहां 24 स्कूलों 25 बच्चों सहित अब ये जो आंकड़ा है इसमें इजाफा हो गया है और ये आंकड़ा बढ़कर 62 पहुंच चुका है। तो स्कूल के 23 छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं और जिसके बाद फिलहाल
सबसे पहले इन छात्रों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि जो बच्चे इनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्ट कराना बड़ी चुनौती है। उनको भी देखा जाएगा, चेक किया जाएगा कि वो मेडिकली फिट है कि नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जिस तरीके से जिसके भी संपर्क में आए होंगे, जाहिर सी बात है कि उन बच्चों को भी खतरा है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं पूरे 23 छात्र ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिलासपुर का ये सरकारी स्कूल है जिनमें ये छात्र जो है संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल इन सभी छात्रों को 14 दिनों के लिए होम आइसोलेट जो है वो कर दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना विस्फोट लगातार हर राज्य से इसी तरीके की खबरें सामने आ रही है। कहीं स्कूल में बच्चे सामने आ रहे हैं तो कहीं कॉलेजेस में लगातार ये आंकड़ा जो है बढ़ता चला जा रहा है। और बड़ी खबर हरियाणा के जींद से आपको बता दें कि जहां पर आज 150 खापे गरजेंगी, क्योंकि बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने से खाप नाराज है। लिहाजा 18 से 21 साल करने के फैसले के खिलाफ महापंचायत आज होने जा रही है। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर यह महापंचायत होने जा रही है। प्रदेश भर से 36 बिरादरी की खापे ऐसी हैं जिनके प्रधान आज इसमें शामिल होंगे। तो हरियाणा के 150 खापे आज खापलैंड जींद में गरजेंगी। केंद्र की महिलाओं की शादी के कानून की जो उम्र है 18 से 21 साल करने के फैसले पर खाप पंचायतें ड्राफ्ट तैयार करेंगी। खापों का कहना है कि अगर लड़का या लड़की खराब हो जाए तो उनकी शादी करना परिजनों की मजबूरी हो जाती है, इसलिए ऐसी परिस्थिति में उनके परिजनों को शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा खापे गांव की गांव में शादी और एक ही गोत्र में शादी का भी विरोध करेंगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि अयोध्या में जमीन खरीद मामले में जांच के आदेश, यूपी सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। जमीन खरीद में कई नेता अधिकारियों के नाम सामने आए थे। एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। विशेष सचिव राजस्व जो है वो जमीन खरीद मामले की जांच करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जिसको लेकर कई सवाल जो थे वो उठ रहे थे कि आखिर खरीद में कहां पर गड़बड़ी हुई है। तो अयोध्या में जमीन खरीद मामले में जांच के आदेश जो है वो दिए गए हैं। आपको बता दें कि अयोध्या में जमीन खरीद मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और एक हफ्ते के अंदर अब रिपोर्ट जो है वो सौंपने की बात कही गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जयंत चौधरी ने चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के किसान घाट पहुंचकर जयंत चौधरी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। किसान घाट पर चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर उमड़ा सैलाब। राकेश टिकैत ने भी चौधरी चरण सिंह को नमन किया है। तस्वीरें आप देखिए, उनकी समाधि स्थल पर लोग पहुंचे हैं। इस दौरान जयंत सिंह भी पहुंचे और उन्होंने चौधरी चरण सिंह को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी। आज उनकी जयंती है और उनकी जयंती के मौके पर आप देखिए दिल्ली में भीड़ और लोगों ने पहुंचकर इस महान हस्ती को, महान किसान नेता को नमन किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की रस्में खाई। और इस दौरान आप देखिए राकेश टिकैत, जयंत चौधरी और तमाम जो बड़े किसान नेता हैं, आम लोग वहां पर पहुंचे हैं। किसान घाट पर जयंत चौधरी ने पहुंचकर चौधरी चरण सिंह को नमन किया और यहां पर आप देखिए हवन पूजन का भी कार्यक्रम किया गया। 3 कैमरे के जरिए हम आपको ये पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, उनके समाधि स्थल पर लोगों ने पहुंचकर उनको नमन किया और आप देखिए वहां पर उनकी जयंती के मौके पर हवन पूजन का भी कार्यक्रम किया गया। तीसरी तस्वीर आप देखिए, राकेश टिकैत और तमाम जो किसान नेता हैं वो भी पहुंचे, उनको नमन किया, उनको याद किया और उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही है। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती है और इस जयंती के मौके पर पूरे देश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और दिल्ली के किसान घाट पर आप देखिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और इस महान सपूत चौधरी चरण सिंह को लोग नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। और इस दौरान जयंत चौधरी पर वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनको नमन किया। दूसरी तस्वीर आप देखिए, जयंत चौधरी और तमाम जो नेता हैं आरएलडी के, वो लोग वहाँ पर हवन पूजन करते नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए, राकेश टिकैत और किसान नेता भी वहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने चौधरी साहब को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और हमारे संवाददाता नमित हमारे साथ। नमित, आज हर कोई चौधरी चरण सिंह को याद कर रहा है और यहाँ पर दिल्ली में भी किसान घाट पर हम देख रहे हैं जयंत चौधरी और तमाम लोग पहुंचे। कौन कौन से लोग पहुंचे वहां पे? देखिए, फिलहाल अंजनी आज देश के जो 5वें प्रधानमंत्री थे हमारे चौधरी चरण सिंह, उनकी जो जयंती है उसको आज पूरा देश जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। दिल्ली के किसान घाट की बात करें तो वहां पर जो किसान आंदोलन में कुछ बड़े नेता जुटे हुए थे वो वहां पर पहुंचे हैं। इसके अलावा खुद चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं
जयंत चौधरी वो वहां पर पहुंचे। हालांकि उनकी एक अलीगढ़ में रैली है, वो यहां से सीधा अलीगढ़ मूव करेंगे, लेकिन आज वहां पर किसान घाट पर एक हवन का आयोजन हुआ है, वो भी किया गया है। इसके अलावा बात करें तो बीजेपी ने जो है आज के दिन को किसान सम्मान दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है। इसको लेकर कृषि विभाग की तरफ से भी अंजनी न केवल दिल्ली के अंदर बल्कि यूपी के कई इलाकों के अंदर जो है सम्मान दिवस कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं, जिसमें जो किसान आंदोलन में शामिल हुए किसान नेता थे उनको सम्मान दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर बात करें तो कृषि विभाग की तरफ से 12 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर तमाम किसानों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा मेरठ की बात करें या फिर बिजनौर की बात करें, यहां पर भी यूपी सरकार की तरफ से जो है कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर किसानों को सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि चौधरी चरण सिंह की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री भी रहे हैं और किसानों के बड़े नेता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो यहां पर उनका एक अलग ही वर्चस्व है, जिसको आगे बढ़ाया चौधरी अजीत सिंह ने और उसके बाद अब चौधरी अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी, वो उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर किसानों के बड़े नेताओं के रूप में जो है उनको जाना जाता था और यही वजह